नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। दुनिया में लगातार कई चीज़ें हो रही हैं, कई हादसे हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं और यहाँ घर में भी कम चीज़ें नहीं हो रही। बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर का असर है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो सब यहीं पर किया धरा है, जिसका असर हमारे आपके ऊपर हो रहा है। लेकिन क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, इसीलिए पूरे हफ्ते में क्या कुछ अहम हुआ है ये आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो आज दुनिया के सामने मुंह खोले खड़ी है वो है ईरान और अमेरिका का युद्ध। और इस युद्ध का बार बार लगता है कि बस अब खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंस जाता है जहां पर लगता है कि बस अब इससे आगे कुछ नहीं, यानी कि खत्म होते होते बात भी खत्म नहीं होती है। पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि बस अब डील, शांति प्रस्ताव जो है उस पर एक डील हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं अमेरिका के, वो कह रहे थे कि डील अब बस होने ही वाली है। उन्होंने खुद ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो शर्तें हैं, जो अमेरिका की शर्तें हैं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को जो सौंपने की बात है, उस पर ईरान सहमत हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई टोल नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी वहाँ से आने जाने पर, इस पर ईरान सहमत हो गया है। तो ऐसी बातें वो कह रहे थे जिससे लगा कि शायद आखिर में, जिसको कहते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल्ड, वो हुआ है और अब दोनों ही पक्ष पीछे हट रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी मोमेंट पे राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है, एक उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जैसे अक्सर वो करते हैं, कि हम एक बढ़िया डील ही करेंगे, जल्दबाजी में हम कोई भी डील नहीं कर लेंगे। और जो एक बेसिक रेड लाइन उन्होंने खींची है ईरान के सामने कि इस पर अमेरिका समझौता नहीं करेगा, वो जस के तस है। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि कोई भी ऐसी डील जहां पर ईरान के लोगों के हक की सुरक्षा ना हो, वो नहीं करेगा। वहाँ की जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये कहा कि एक जो विश्वास होना चाहिए किसी से बातचीत में, किसी समझौते के लिए, वो अमेरिका के ऊपर उन्हें नहीं है, उनके वादों पर विश्वास नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि इस तरह से डील नहीं होगी, सुरक्षा पहले निश्चित करेंगे अपने लोगों की। और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते रहे कि डील के बहुत करीब है, लेकिन अगर उनके हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से डील नहीं होती है तो एक अलग तरह से ये युद्ध खत्म होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं, साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि अगर डील एक्सेप्ट नहीं होती है तो बाकी ऑप्शंस अभी भी टेबल पर हैं। तो ये तो हुई डील की बात, लेकिन इस डील के बीच भी क्या हो रहा है? हमले जारी हैं, भले ही बहुत कम हो, लेकिन हमले जारी हैं। अब ताज़ा क्या हुआ है कि रविवार को अमेरिका की सेना ने ये कहा कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए, उन्होंने ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। और उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि वो उनका ये कहना था कि तेहरान ने कुछ अग्रेसिव एक्शन लिया है, आक्रामक कोई एक्शन लिया है। दूसरी तरफ ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एयरबेस को टारगेट किया है, और ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने उनके सिरिक आइलैंड पर, द्वीप पर हमला किया है। तो अभी भी ये हमले जो हैं एक दूसरे पर जारी हैं, कभी रडार, कभी एयरबेस। तो ये लगातार चल रहा है, चाहे कुवैत में जो एयरबेस हो उस पर हमला है, चाहे यूएई में जो है उस पर है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनाएं भी इस तरह से हमले, जो कह रही हैं कि आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। तो ये सब तब हो रहा है जब एक शांति प्रस्ताव पर भी बातचीत भी लगातार जारी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना अविश्वास है, अभी तक युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर युद्ध क्यों नहीं हो रहा है?
फुल फ्लेज्ड युद्ध, पूरी तरह से युद्ध में ये दोनों ही देश क्यों नहीं उतर रहे हैं? उसके कई कारण हैं, आपको भी पता है। लेकिन अमेरिका के सामने बड़ी समस्या धीरे धीरे, चाहे ट्रंप कहें कि ऐसा नहीं है, वो खड़ी हो रही है। तेल की समस्या दुनिया भर के सामने है, गैस की समस्या दुनिया भर के सामने है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से बाकी सामान की आवाजाही का भी प्रॉब्लम है। अगर टोल की बात मानते हैं तो उसके बाद दुनिया में बाकी देश भी कहेंगे कि हम भी टोल लगाएंगे हमारे पास से जो भी ये गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को जो खाद्यान्न पहुंचता है वो, उसमें भी समस्या है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पहुंचता है। ब्लॉकेड न सिर्फ उनका है बल्कि अमेरिका का भी ब्लॉकेड है, जिससे पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चोक हो चुका है। तो समस्याएं दोनों तरफ खड़ी हो रही हैं। और इस सब के बीच एक खबर आई है, लेकिन ये खबर जो है वो ईरान से जुड़े लोगों के जरिए ही आई है, लेकिन ईरान से नहीं है। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई को भेजा है। अब इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, इसकी कोई तस्दीक कर भी नहीं सकता ईरान में, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कुछ अधिकारियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, जो अधिकारी हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है इस चिट्ठी में कि IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने लगभग बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का अपने कब्जे में कर लिया है। और जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको अहम जो फैसले हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। ये एक बेहद चिंता की बात है, क्योंकि इसका ये भी मतलब है कि शांति प्रस्ताव पर कौन बात कर रहा है ये साफ नहीं है। किस किस गुट से बात हो रही है ये भी साफ नहीं है। क्या एक कोई प्रतिनिधि है जो साफ तौर पर बात कर रहा हो, और किसकी इसमें चल रही है? इस चिट्ठी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो IRGC है उसका इतना इन्फ्लुएंस है कि युद्ध के मामले में भी सब कुछ उसी का चल रहा है। और मसूद पेजेश्कियान ने इस चिट्ठी में कहा है कि युद्ध जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है वो आम लोगों के लिए, ईरान की जनता के लिए अब एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और इसके लिए साफ तौर पर वो IRGC को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिन्होंने बड़े हिस्से पर, सरकार के हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसमें जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या वहाँ पर नज़र आ रही है। तस्दीक एक बार फिर बता दूं, इसकी तस्दीक नहीं हुई है, अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या इसमें कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन जिस तरह से बार बार जो पीस डील है वो हो के भी टूट जा रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो एक सॉलिड प्रतिनिधि वहाँ पर बातचीत के लिए शायद उस तरह से नहीं है एक प्रतिनिधित्व जैसे कि होना चाहिए। लेकिन अंत में ये ईरान के हाथ में है कि वो किस तरह से इसको आगे ले जाता है, चाहे वो सरकार जो है वो हो या फिर IRGC हो। सच बात यह है कि ईरान के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा। तो जो भी ये फैसले ले रहा है उसे आम लोगों की चिंता करनी होगी, चाहे वो सरकार हो या IRGC हो। ये होना चाहिए कि आम लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता हो। इस बीच एक खबर जो आई है वो कुछ मीडिया जो हाउसेस हैं उन्होंने ये सैटेलाइट के ज़रिए या फिर बाकी इमेज जो हैं सैटेलाइट के ज़रिए जो मिले हैं उसका रिसर्च कर ये बताया है कि जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा था कि पूरी तरह से ईरान की जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं उनको नष्ट कर दिया गया है, ये दावा गलत है। CNN ने एक इमेजरी की है, सैटेलाइट इमेजरी की एनालिसिस की है, उसमें ये दिखाया गया है कि 69 में से 50 जो अंडरग्राउंड मिसाइल टनल जो अमेरिका ने कहा था कि उन्होंने नष्ट कर दिए हैं, वो एक बार फिर से उनके एंट्रेंसेस जो हैं वो खुल गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ऐसी साधारण चीज़ें जैसे बुलडोज़र्स के ज़रिए इनको खोला गया या इनको इस तरह से कैमोफ्लेज किया गया कि वो
दिखा नहीं, या फिर जो दावे जो किए गए थे उसके उलट जो अंडरग्राउंड ये टनल्स हैं, मिसाइल टनल्स जिसमें मिसाइल्स स्टोर किए गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा भी है तो उस नुकसान को, उसकी भरपाई जो है ईरान ने कर ली है। इसका ये मतलब है कि ईरान के पास, जैसे ट्रंप कहते हैं कि मेरे पास सभी कार्ड्स हैं, तो ईरान के पास भी अच्छे खासे कार्ड्स बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी मिसाइल सुरक्षित हैं जिसमें वो कहीं भी निशाना लगा सकता है। वो इस तरह से फैले हुए हैं कि वो कई जगहों पर निशाना लगा सकते हैं। अपने पड़ोस में जहाँ पर एयरबेसेस हैं अमेरिका के, उन पर निशाना लगा सकते हैं, और ड्रोन्स का तो इस्तेमाल वो करते ही हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर अभी भी हर रोज़ नई चीज़ें सामने आती हैं, और ये साफ नहीं है कि कब कोई डील होगी या नहीं होगी। तो ये तो हुई ईरान और अमेरिका की बात। एक जो पॉजिटिव खबर आई है कई उन नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो अभी तक बहुत परेशानी में थे, वो ये कि DHS ने अमेरिका में उन्होंने एक मेमो जारी किया है, और इस 22 मई के इस मेमो में ये कहा गया है कि सभी लोगों के लिए जो ग्रीन कार्ड रिन्यू करना चाह रहे हैं, उनको वापस जाकर, अपने देश जाकर वहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ब्लैंकेट रूल नहीं है। इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसमें ये कहा गया है, इस मेमो में ये कहा गया है कि अधिकारी अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेंगे, यानी अधिकारी जो हैं वो ये तय करेंगे कि किस व्यक्ति को वापस अपने देश जाकर वहाँ से फिर से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, और कौन अमेरिका में रहते हुए रीअप्लाई कर सकता है। तो ये एक डिस्टिंक्शन किया गया है, लेकिन ये किस तरह से चलेगा, ये पूरी तरह से जो अधिकारी हैं, जो एक रूल्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, और अपनी जो अपनी जानकारी या अपने जजमेंट के हिसाब से अधिकारी ये तय करेंगे कि फलां व्यक्ति जो है वो वापस जाकर अप्लाई करेगा और फलां व्यक्ति जो है वो रहते हुए अप्लाई करेगा। इससे बहुत ज़्यादा राहत हर एक व्यक्ति को तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को इससे राहत मिल सकती है, खासकर वो जो कि बिल्कुल हाई टेक या बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसी नौकरियों में हैं जिनको रिप्लेस कर पाना मुश्किल होगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर इस हफ्ते आई। लेकिन एक चीज़ जो बार बार सोशल मीडिया पर चल रही है और जिसको समझना चाहिए और सही करना चाहिए, वो है भारतीय जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, तो उनका व्यवहार क्या होता है। कई ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर भारतीयों को कहीं रेल लाइन पर वियतनाम में, तो कहीं बाज़ार में, कहीं चौक पर, तो कहीं टारमैक पर जहां पर हवाई जहाज़ खड़ा है वहां पर नाचते देखा जा सकता है। इससे भी गलत कई वीडियोस आए हैं जहां पर लगता यह है कि वहाँ के जो नियम कायदे हैं या फिर वहाँ जो लोगों को नापसंद है वो वहाँ पर जाकर भारतीय टूरिस्ट कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिस तरह का व्यवहार है वो पूरे भारत को शर्मसार करता है, और इसीलिए भारत से गए हुए जो पर्यटक हैं उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। कईयों ने ये भी कहा कि जहाँ पर शांति की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हर व्यक्ति, जैसे जापान की ट्रेन्स हैं, वहाँ पर लोग आमतौर पर चुप रहना पसंद करते हैं, मोबाइल पर ज़ोर ज़ोर से बात करने का कल्चर नहीं है, वो वहाँ पर जाकर भारतीय टूरिस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ भारत पर ही रिफ्लेक्ट करता है। सभी भारतीय इसके कारण ऐसे इम्पोलाइट और अजीब से दिखते हैं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि बाकी लोग भी ऐसे करते हैं। तो बाकी लोगों के करने का क्या मतलब है? क्या जो सबसे बुरा है भारत के लोगों की तुलना क्या उससे होनी चाहिए? या फिर भारत के लोग जो बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको वहाँ के कायदे, वहाँ के लोगों के जो तरीके हैं उस हिसाब से वहाँ पर रहना चाहिए। तस्वीरें आप ले सकते हैं, आप आकर बता सकते हैं या सोशल मीडिया पर डालकर बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे घूम रहे हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी व्यवहार है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कल्चर खूबसूरत है, संस्कृति जो है वो बहुत शानदार है,
तो उसको दिखाने के लिए सड़कों पर ज़बरदस्ती नाचने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं उसको दिखाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका व्यवहार क्या है, उसी से आपको जज किया जाता है। विदेशों में अब भारतीय टूरिस्ट के लिए जिस तरह की हेय दृष्टि से उनको देखा जा रहा है, वो बड़ी चिंता की बात है। अगर आप जाएं बाहर तो आप भी कोशिश करें कि अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहें। ज़बरदस्ती किसी को अपनी संस्कृति का घूंट पिलाने की कोशिश ना करें। संस्कृतियां सभी जो हैं उनके पास काफ़ी कुछ होता है दिखाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, और दुनिया को जो उससे सीखना होता है वो अपने हिसाब से सीखती है। ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं सीखता या देखता। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि इज्जत भारत की बाहर बरकरार रहे। नमस्कार।